एक सम्राट जो कि अब बूढ़ा हो चुका था, उसे अपने 3 पुत्रों में से किसी एक को अगला सम्राट नियुक्त करना था। लेकिन सम्राट के सामने समस्या बहुत बड़ी थी, क्योंकि उसके तीनों पुत्र बल, बुद्धि और राजनीति में एक से बढ़कर एक थे। वह यह निर्णय ही नहीं ले पा रहा था कि अपना उत्तराधिकारी किसे बनाया जाए। वह पिछले कई महीनों से इसी उधेड़-बुन में था कि किसी तरीके से उसे यह पता चल जाए कि इनमें से सबसे अच्छा सम्राट कौन बन सकता है, कौन है जो उसके इस साम्राज्य को और फैला सकता है, इसे और धनवान व समृद्ध बना सकता है। उसने कई बार अलग अलग तरीकों से अपने बेटों की परीक्षा लेने की भी कोशिश की। उसने उनसे तरह तरह के प्रश्न पूछे, लेकिन हर बार तीनों ही राजकुमार सम्राट की नजरों में एक समान योग्यता वाले सिद्ध होते। सम्राट की समस्या लगातार बढ़ती जा रही थी। लेकिन उन्हीं दिनों सम्राट के महल में एक बूढ़ा सन्यासी भिक्षा मांगने आता है। क्योंकि सन्यासी दोपहर में भिक्षा मांगने आया था, इसीलिए सम्राट उससे आग्रह करता है कि आज का भोजन वो उसके महल में ही करे। तत्पश्चात वो भिक्षा लेकर वहां से जा सकते हैं। सन्यासी सम्राट की बात मान लेता है और दोनों भोजन करने के लिए भोजन कक्ष में बैठ जाते हैं। जब वो भोजन कर रहे थे तो सन्यासी राजा के मुख पर उठ रही चिंता की लकीरों को देखकर यह अनुमान लगा लेता है कि जरूर राजा किसी बड़ी उलझन या परेशानी में है। भोजन के पश्चात जब सम्राट और सन्यासी एक कक्ष में बैठे हुए बातें कर रहे थे तो सन्यासी ने सम्राट से पूछ ही लिया, महाराज, मुझे ऐसा अनुभव हो रहा है कि आप किसी बड़ी उलझन में हैं। अगर आप चाहें तो मुझसे अपनी चिंता साझा कर सकते हैं। सम्राट ने कहा, चिंता बस इसी बात की है कि अपना उत्तराधिकारी किसे बनाऊं। मेरे तीनों पुत्र किसी भी प्रकार से एक दूसरे से कम नहीं हैं। तीनों एक से बढ़कर एक हैं। समझ नहीं आता कि किसके हाथों में साम्राज्य सबसे ज्यादा सुरक्षित रहेगा। यह सुन उस बूढ़े सन्यासी ने हंसते हुए कहा, इस समस्या का समाधान तो बहुत आसान है। फिर उस सन्यासी ने सम्राट को एक तरकीब बताई जो सम्राट को भी काफी पसंद आई। इसके बाद उस बूढ़े सन्यासी ने सम्राट से जाने की आज्ञा ली और महल से चला गया। इस घटना के कुछ दिनों बाद एक सुबह सम्राट ने अपने तीनों पुत्रों को अपने पास बुलाया और उन तीनों को गेहूं से भरा एक एक बोरा देते हुए कहा, मैं तीर्थ यात्रा पर जा रहा हूँ। लौटने का समय निश्चित नहीं है, शायद 2 या 3 साल भी लग सकते हैं। लेकिन जब मैं लौटूं तो तुम लोगों को मुझे ये गेहूं सुरक्षित वापस लौटाना है। एक भी दाना इधर का उधर नहीं होना चाहिए। इतना कहकर सम्राट तीर्थ यात्रा पर निकल जाता है। पिता के जाते ही सबसे बड़ा पुत्र उस गेहूं के बोरे को तिजोरी के अंदर बंद कर देता है और उस पर एक बड़ा सा ताला लगा देता है, इस उम्मीद से कि जब पिता वापस आएंगे तो उन्हें यह गेहूं का बोरा सुरक्षित वापस लौटा दूंगा। दूसरा पुत्र सोचता है कि गेहूं को तिजोरी में रखना बेवकूफ़ी होगी। क्या पता कितना समय लग जाए पिताजी को वापस आने में। तब तक गेहूं में कीड़े लग सकते हैं, वो सड़कर राख भी हो सकता है। यही सब सोचकर उसने उस गेहूं को महल के पीछे खाली पड़ी एक जमीन पर फिकवा दिया, यह सोचकर कि इससे इतनी तो फसल हो ही जाएगी कि पिताजी को एक बोरा गेहूं वापस कर दूंगा। लेकिन वह कोई किसान तो था नहीं, उसे खेती की समझ तो थी नहीं। उसने गेहूं को ऐसे फेंका था जैसा कोई किसान कभी नहीं फेंकता। उसने गेहूं फेंकने से पहले ना तो जमीन की जांच की थी कि जमीन बंजर है या उपजाऊ, ना तो उसने जमीन जुतवाई थी, ना ही उसमें से खरपतवार हटवाए थे, और ना ही जमीन को किसी भी प्रकार से तैयार किया था फसल बोने के लिए। बस भगवान भरोसे फेंक दिया था कि जब भगवान इतने सारे फालतू के पौधों को उगा देता है तो मेरे गेहूं के पौधे तो उगा ही देगा। सबसे छोटे बेटे ने सोचा कि गेहूं को तिजोरी में रखना तो साफ साफ मूर्खता होगी। पिताजी के वापस लौटने तक उनका सड़कर राख बन जाना तो निश्चित ही है, और गेहूं को यूं ही किसी भी जमीन पर भगवान भरोसे फेंक देना भी जोखिम लेने जैसा होगा। इसीलिए उसने एक निर्णय लिया। वह एक किसान के पास गया। उसने उस किसान की मदद से एक अच्छी उपजाऊ जमीन वाला खेत ढूंढा, उसमें से सारे खरपतवार हटवाए, उसे जुतवा कर अच्छे से तैयार करवाया और फिर उसमें बीज बोए। साथ ही समय समय पर उन्हें खाद और पानी भी दिया। 3 साल बाद जब पिता वापस आए तो सबसे बड़े बेटे ने तिजोरी खोलकर दिखाई। वहां राख के ढेर के अलावा और कुछ ना था। पिता ने क्रोधित होते हुए कहा, मैंने तुम्हें जीवित दाने दिए थे जिनमें असीम संभावना थी, जो विकसित होकर इन 3 वर्षों में सैकड़ों गुना हो सकते थे। लेकिन तुमने उन जीवित दानों को मिट्टी कर दिया। जो जिंदा थे उन्हें भी मार दिया। जो विकास की संभावना थी वो सब तुमने नष्ट कर दी। भला मैं तुम्हारे हाथों में राज्य देकर क्या करूंगा? तुम कुछ ही वर्षों में उसका भी यही हाल कर दोगे। सम्राट ने दूसरे पुत्र से पूछा, गेहूं के दाने कहाँ हैं? वह सम्राट को महल के पीछे की उस बंजर जमीन पर ले गया जहां उसने दाने फेंक दिए थे। लेकिन वहां तो गेहूं का एक भी पौधा नहीं था। वहां केवल कुछ खरपतवार और कांटेदार पेड़ जमे हुए थे। दाने फेंकने के बाद पिछले 3 वर्षों में वह राजकुमार वहां दोबारा देखने भी न आया था। पिता ने पूछा, कहाँ है गेहूं के पेड़? पुत्र ने कहा, मैंने तो यहीं पर बोए थे,
पता नहीं कहाँ गए, सम्राट ने पूछा। गेहूं बोने से पहले जमीन की जांच की थी? जमीन को बीज बोने लायक तैयार किया था? बेटे ने शर्मिंदा होते हुए कहा। नहीं, मैंने सोचा कि जब जमीन पर इतने सारे पेड़ पौधे, झाड़ियाँ, घास फूस बिना बोए पैदा होते रहते हैं और बिना ख्याल रखे इतने बड़े हो जाते हैं, तो मेरे गेहूं के बीज तो उग ही जाएंगे और उनसे एक बोरा गेहूं तो निकल ही आएगा। सम्राट ने कहा, तू भी इस राज्य को संभालने के लायक नहीं है। जो इंसान बीज बोने से पहले यह भी नहीं देखता कि जमीन कैसी है और बोने के बाद 3 साल तक वापस देखने भी नहीं जाता कि उसका क्या हाल है, वो इस राज्य के साथ क्या करेगा, मैं यह भी साफ साफ देख सकता हूँ। सम्राट ने अपने तीसरे बेटे से पूछा, गेहूं कहाँ है? वह सम्राट को एक बड़े से खेत के पास ले गया। सम्राट ने जितना गेहूं उसे दिया था उसका हजारों गुना हो गया था। खेत बड़ा से बड़ा होता चला गया था, क्योंकि जितना भी गेहूं होता वह उसे अगले वर्ष बीज के रूप में उपयोग कर लेता। पिता देखकर हैरान रह गया। उसके सामने एक विशाल लहलहाता खेत खड़ा हुआ था, जिसमें जीवन था। हवाएं जिसकी सुगंध को दूर तक ले जा रही थी, सूरज की रोशनी जिस पर गिरकर चमक रही थी और जिसकी हरियाली से आंखों को सुकून और मन को शांति मिल रही थी। उसकी इस झूमती फसल को देखकर पिता का दिल भी झूम उठा और वह उत्साह से चिल्लाकर बोल उठा, राज्य तो तू ही संभाल सकता है, क्योंकि जो छोटे छोटे बीजों को नहीं संभाल सके वो इतने बड़े साम्राज्य, इतनी बड़ी संभावना को कैसे संभाल सकेंगे। और वह राज्य उस छोटे बेटे को सौंप दिया गया। दोस्तों, यहाँ वो तीनों राजकुमार दुनिया के 3 अलग अलग तरह के लोगों और उन्हें मिलने वाले गेहूं के बोरे, हम सबको मिलने वाले एक समान समय के प्रतीक हैं। उन तीनों राजकुमारों की तरह ही हम सभी को भी एक समान समय मिलता है संभावनाओं को विकसित करने के लिए। लेकिन हम में से ज्यादातर लोग कभी इस बात को जानने का प्रयास ही नहीं करते कि अपने समय का सही और सर्वोच्च उपयोग कैसे किया जाए। ठीक उस पहले राजकुमार की तरह, जिसने जरा भी विचार और प्रयास नहीं किया गेहूं के विकास की संभावनाओं को बढ़ाने और उन्हें सुरक्षित रखने का। इसी प्रकार ज्यादातर लोग अपने समय को फालतू के कामों में लगाकर उसका सही उपयोग ना करके अपने जीवन की सभी संभावनाओं को नष्ट कर लेते हैं, मिट्टी कर लेते हैं, ठीक उस तिजोरी में रखे गेहूं की भांति। कुछ लोग उस दूसरे राजकुमार की तरह होते हैं, जो समय और अवसरों की कीमत समझते तो हैं, लेकिन कभी भी पूर्णता के साथ कर्म नहीं कर पाते। उनके हर प्रयास आधे अधूरे ही रह जाते हैं। अपने आलस्य, असफलता का डर और काम को टालने की आदत की वजह से ये हर काम में आधा अधूरा प्रयास करते हैं और जिंदगी भर असफलता का मुंह देखते हैं। ये सब कुछ जानने और समझने के बाद भी कभी कुछ सार्थक और महत्वपूर्ण नहीं कर पाते। बस कुछ ही बिरले लोग होते हैं जो उस तीसरे राजकुमार की तरह होते हैं, जो अपने समय और जीवन में आने वाले हर मौके का भरपूर उपयोग करते हैं। ये कर्मयोगी पूरी निष्ठा से अपने कर्म में लग जाते हैं। इनके मन में कोई संशय, कोई डर लंबे समय तक घर नहीं कर पाता। और यही वो व्यक्ति होते हैं जिन्हें जन्म के समय जो मिलता है उसे अपने अंत समय तक 1000 गुना करके संसार को वापस लौटा जाते हैं।